चैप्टर को रिवाइज करेंगे और हमारा रिवीजन का एकदम एक साफ उद्देश्य है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस ऑन एंड फियर गोन। क्या बोला मैंने? कॉन्फिडेंस ऑन और फियर गोन। तो बहुत बड़ा चैप्टर है आपका जीआईजीएल का टॉपा, लेकिन इस चैप्टर के ऊपर हम कमांड करते हैं और इस चैप्टर को कुछ मिनटों में ही क्या कर लेते हैं? रिवाइज। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कुछ मिनटों तक बस आपको मुझे सुनना है और सुनने के बाद चैप्टर आपकी टिप्स पे हो जाएगा। इट मींस अगर चैप्टर का नाम बोले तो नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहली बात आती है ट्रांसफर की, दूसरी बात आती है प्रॉपर्टी की। ट्रांसफर जो है ना बाय आउन चॉइस हो सकता है, अपनी इच्छा से हो सकता है, स्वेच्छा से हो सकता है, या फिर प्रभु की इच्छा से हो सकता है। इट मींस अगर आपकी इच्छा से हो रहा है, आप अपनी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने पिक्चर में जो आता है दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम जो है कुछ प्रोविजन पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल ट्रांसफर होगा और कुछ होंगे आपके स्पेशल ट्रांसफर। नॉर्मल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल या फिर इमूवेबल। स्पेशल ट्रांसफर हम पढ़ेंगे सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है और एक्शनेबल क्लेम है। उसी के साथ साथ जब भी कभी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ प्रभु की इच्छा से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो पिक्चर में जो आते हैं इंसॉल्वेंसी लॉज आते हैं, सक्सेशन एक्ट्स आते हैं। ये तमाम कानून ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आगे चलेंगे तो हमने कहा प्रॉपर्टी को डील करने वाले मल्टीपल लॉज हैं। लॉ डीलिंग विद प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ है, इनहेरिटेंस लॉ है, सक्सेशन लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और टॉपा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से लॉ की? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पुराने टाइम का कानून है। ट्रांसफर हमने समझ लिया यहाँ पे, ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बिटवीन टू लिविंग पर्सन। क्या बोला मैंने? बिटवीन टू लिविंग पर्सन। जब टू लिविंग पर्सन की बात आती है तो क्या कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी तो लिविंग नहीं है। तो यहाँ पे जब लिविंग पर्सन की बात आती है तो पॉइंट टू बी नोटेड में हमने समझा कि लिविंग पर्सन में कंपनी भी कवर कर दी गई है। इट मींस एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक कंपनी दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती है और इसके नियम हमें पढ़ने हैं टॉपा एक्ट 1882 के अंदर। अब हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो उठता है प्रॉपर्टी को लेके। तो प्रॉपर्टी जो है वो दो तरीके की होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस करें, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। आगे हमने कई सारे एक्ट के तहत, जनरल क्लॉजेस एक्ट ने कहा और अदर एक्ट्स ने कहा, इन्होंने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जिसमें से एक्सक्लूड की जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इंक्लूड किया जाता है क्या? ग्रासेस, ट्रीज, ऑनलाइन्स, ये सारी चीजें क्या है? हमारी मूवेबल है। अब मुद्दा ये उठता है आगे चल के हमें ये भी बात समझ में आई कि अगर कोई भी राइट, कोई भी बेनिफिट अराइज हो रहा है किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो भी किस में आ जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कवर कर लिया जाएगा। जैसे कि आपका आम का बाग है, आप उसे किराए पे देते हो, तो वैसे तो वो ट्रीज है, लेकिन वो बेनिफिट जो अराइज हो रहा है वो किससे अराइज हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो इट मींस उसको भी किस में कवर किया जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कवर कर लिया जाएगा। तो एक बड़ा डिफरेंशिएशन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मूवेबल एंड अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। अब यहां पे एक पॉइंट और सुनिए, अगर कोई वस्तु इमूवेबल प्रॉपर्टी से टेम्परेरी अटैच है तो मूवेबल है, और परमानेंटली अटैच है तो इमूवेबल है। जैसे झूले का हमने एग्जाम्पल लिया था, जो घूमने वाले, जो चलाने वाले झूले होते हैं वो जमीन पर खड़े हैं तो वो क्या है? मूवेबल है। लेकिन अगर वाव एडवेंचर आइलैंड की हमने बात करी थी तो वो क्या है? इमूवेबल है। तो यहां पे मूवेबल और इमूवेबल करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमने कहा भैया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है? तो इन्होंने कहा कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हम चले जाते हैं कैपेसिटी में, और कैपेसिटी के लिए हमारे यहाँ पे एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और वो क्या कहता है? एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। उसी के साथ साथ फिर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। हमने कहा जी कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है? इन्होंने कहा हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कुछ राइट ऐसे हैं जो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि
यहां पे अब तीनों सेक्शन सामने रख देते हैं। सेक्शन नंबर 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 6 व्हाट मे बी ट्रांसफर, तो कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। तो देखो सेक्शन 5 ने क्या बोला, सेक्शन 5 ने सीधा कहा कि जो ट्रांसफर होगा बिटवीन किसके बीच में होगा, लिविंग पर्सन। लेकिन लिविंग पर्सन में इंक्लूड कर दिया इन्होंने, क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया बच्चों, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। फिर सेक्शन 6 आया, सेक्शन 6 ने कहा क्या ट्रांसफर हो सकता है, इन्होंने कहा सर्टेन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। जनरली हर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कुछ राइट ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि क्या क्या राइट है आप समझ लीजिए, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, किसी का कोई पैसा आता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, किसी को क्या बोलते हैं उसे, लाइक फ्यूचर मेंटेनेंस करने के लिए मंथली मेंटेनेंस पेंशन वगैरह आ रही है, तो आप उसे ट्रांसफर पास्ट ईयर ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट टू शू आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट टू सक्सेशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, हु कैन ट्रांसफर, तो यहां हमने पढ़ लिया कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेक्शंस हमें नजर आएंगे और हमारे सामने आएगा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 रिस्ट्रेन और ट्रांसफर और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी। ये कहता है कि आप अगर सेल डीड में ऐसा पॉइंट रखते हो कि आप ये प्रॉपर्टी हम आपको जो सेल कर रहे हैं भविष्य में आप किसी को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप ही रहोगे, आपके अलावा कोई और नहीं रहेगा, इस तरीके के पॉइंट्स इनवैलिड होंगे और सेल डीड क्या होगी, वैलिड। लेकिन पार्शियल अलाउड है, पार्शियल रिस्ट्रेन अलाउड है सब्जेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी अपने घर परिवार की प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा अगले 10 साल तक तू किसी को बेच नहीं सकता, तो ये वैलिड है। लेकिन कंप्लीट अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो, कंप्लीट पॉइंट आप डालते हो तो वो वैलिड नहीं है। फिर उसी के साथ रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट की बात करते हैं। रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट में सेक्शन नंबर 11 है, वो कहता है कि आप अगर किसी को संपत्ति ट्रांसफर करते हो तो उसके एंजॉयमेंट पे कोई भी रोक नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर एक व्यक्ति अपना प्लॉट सेल करता है और उसका प्लॉट बराबर में है तो वो सेल करते वक्त ये बात बोल सकता है कि आप इस पर ट्रू स्टोरी बना पाओगे, क्योंकि अगर आप इस पे हाई राइज बिल्डिंग बनाओगे तो उसकी वजह से मेरे एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, मेरी सनलाइट और फ्रेश एयर जाएगी, तो आप 2 स्टोरी से ज्यादा नहीं बना सकते। तो ऐसा पॉइंट क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन रिस्ट्रेन ऑन एंजॉयमेंट में आप ऐसे रोक नहीं लगा सकते कि आप इसके अंदर एसी नहीं लगाओगे, आप इसमें अकेले रहोगे, आपके साथ और कोई नहीं रहेगा, XYZ, इस तरीके की रोक नहीं लगाई जा सकती। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 12 जब आता है तो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी इस तरीके की कंडीशन नहीं लगा सकते कि किस तरीके की कंडीशन, कि भविष्य में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और उसने कहा कि अगर तुम फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो गए तो वापस प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, आपने सेल कर दिया, मैटर खत्म। लेकिन हाँ, ये पॉइंट इंसॉल्वेंसी वाला जो पॉइंट है ये लीज के केस में लग सकता है। लीज होल्डर जो है उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई जा सकती है, लीज डीड में बात लिखी जा सकती है कि फ्यूचर में अगर लेसी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है देन प्रॉपर्टी इज रिवर्ट बैक टू लेसर। ये बात कही थी सेक्शन नंबर 12 ने। सेक्शन 13 कहता है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। यहां इन्होंने एक बात रखी है कि आप कभी भी अगर किसी अनबोर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रायर इंटरेस्ट किसी लिविंग पर्सन के नाम पे क्रिएट करना पड़ेगा। डायरेक्ट अनबोर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि लिविंग पर्सन होना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने आगे अगर हम बढ़े तो इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बच्चों सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13, सेक्शन 12 हो गया, देन सेक्शन नंबर 13, ये था सेक्शन 13 कि आप अगर कभी भी किसी अनबोर्न पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो प्रायर इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ने कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है चॉइस। ये कहते हैं सेम डीड से अगर तुम 2 बातें लेते हो, मान के चलिए आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट भी दे रहे हो लेकिन इसके बदले आपको अपनी प्रॉपर्टी भी उसे देनी पड़ेगी, तो आपने एक ही डीड में 2 बातें लिख ली कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दूंगा, तू अपनी प्रॉपर्टी मुझे देगा। तो अगर डीड में आपने ऐसी बात रखी है तो आप अगर प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी आपको देनी भी पड़ेगी। इट मींस यहां पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, चॉइस है, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट होगा या पूरा का पूरा एक्सेप्ट होगा, क्योंकि एक ही डीड से आपने दोनों बातें लिखी हैं।
उसी के बाद फिर हम धीरे धीरे इसमें आगे चले और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मींस चॉइस, ये देखिए। फिर ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। नाउ व्हाट डू मीन बाय द ऑस्टेंसिबल ऑनर? ऑस्टेंसिबल ऑनर बोलते किसे हैं? ऑस्टेंसिबल ऑनर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में रियल ऑनर प्रॉपर्टी का नहीं है। नियम ये कहता है कि जो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा। परंतु अगर ऑस्टेंसिबल ऑनर के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वहां पे वो ट्रांसफर वैलिड माना जाता है। जैसे कि कंसिडरेशन है, ऑस्टेंसिबल ऑनर है, गुड फेथ में एंड ऑथराइज्ड बाय द रियल ऑनर। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, आपका वैलिड ट्रांसफर है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, जो ओनर होता है, वही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। फिर उसके बाद हम आगे चले थे, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल। ये कहता है कि आपने अगर कोई बात बोल दी तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। आपने कहा था ये एक्स वाई जेड तीनों प्लॉट मेरे हैं, लेकिन उसमें से पता चला जेड प्लॉट तो आपका है ही नहीं, परंतु बाद में अगर आपके नाम पे आ जाता है तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आपको ये प्लॉट सेल करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का जो उद्देश्य है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का जो मेन एम है वो क्या है कि क्रेडिटर को पागल बनाने की वजह से आप प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब आपका ट्रांसफर करने का जो मेन उद्देश्य है, मेन रीजन है, वो है सामने क्रेडिटर को क्या करना, पागल बनाना। ऐसी स्थिति में अगर आप क्रेडिटर की वजह से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्रेडिटर को यह बात प्रूव करनी पड़ेगी कि इनकी जो इंटेंशन थी, इनका जो मेन रीजन था ट्रांसफर करने का, वो सिर्फ क्रेडिटर को पागल बनाना था। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफर है वो क्या मान लिया जाएगा, वॉइड ट्रांसफर मान लिया जाएगा। क्योंकि आप यहां पे जो है मेन आपका जो रीजन है, मेन आपका जो कारण है वो सिर्फ क्रेडिटर्स को पैसे ना देना है। अगर क्रेडिटर इस बात को प्रूव कर देता है तो ट्रांसफर वॉइड है, और क्रेडिटर अगर इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाता तो ट्रांसफर वैलिड है। उसके बाद बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी को पूरा पैसा भी दे दिया, पैसा भी दे दिया प्रॉपर्टी का, पोजेशन भी ले लिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई, तो ऐसी स्थिति में ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन और सम ऑफ द फॉर्मेलिटीज के बेसिस पर आप उससे प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। यहां पे पिक्चर में आ जाता है सेक्शन नंबर 53A, जो क्या है हमारा पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस कहता है कि आप इस स्थिति में प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि उसने कंसिडरेशन दे दिया, आपने उसे पोजीशन दे दिया और वो रजिस्ट्री कराने के लिए रेडी है, तो आप उससे प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। उसी के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और आगे चले थे रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। भैया आपने कहा कि प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफर होगी, कि कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ये, ई के बाद ये, ऐसे नहीं होगा। रूल अगेंस्ट है किसके, परपेचुइटी। मतलब आपको लास्ट ओनर क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आगे हम थोड़े से बढ़े थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। पेंडिंग लिटिगेशन का मतलब यह है कि अगर ये घर है और इस घर को लेके इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो अब ये केस कहां पर पेंडिंग है, कोर्ट में। तो कोर्ट में जो ये केस पेंडिंग है तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा उससे दोनों पार्टी बाउंड होंगी। सपोज करिए ये ए है और ये क्या है, बी है। इसने कोर्ट में केस पेंडिंग है और प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेल कर देता है और डिसीजन जो है ए के फेवर में चला जाता है तो सेल वॉइड हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसफरी होगा ना उसे बाउंड होना पड़ेगा कोर्ट के डिसीजन से। अगर इसके नाम पे प्रॉपर्टी आ गई तो सेल क्या हो जाएगी, वैलिड। इट मींस आपका केस अगर कोर्ट में पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रांसफर, सेल आप सभी बच्चे जानते ही हो। एक्सचेंज विदाउट एनी कंसिडरेशन, सामान के बदले सामान होता है। गिफ्ट, जहां पे बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर। मॉर्गेज की अगर हम बात करें, मॉर्गेज में हमने कहा था कि मॉर्गेज के केस में जो है आउट ऑफ द बंडल ऑफ राइट्स सम ऑफ द राइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मॉर्गेज हमारे कई तरीके के हो सकते हैं और मॉर्गेज जो है उसमें सबसे पहली जो आती है हमारी बेसिकली सिंपल मॉर्गेज आता है। सिंपल मॉर्गेज में मैंने आपको समझाया जहां पे आपका पोजेशन मॉर्गेजर के पास, ऑनरशिप मॉर्गेजर के पास। इन केस ऑफ डिफॉल्ट,
आपके पास राइट है कि प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकते हो, लेकिन कोर्ट की परमिशन से। दूसरा मॉर्गेज हमने पढ़ा था, मॉर्गेज कंडीशनल सेल, वो सेल हो चुकी है, अगर ड्यू डेट पे आप पैसा ट्रांसफर कर देते हो तो आपकी जो सेल है वो वॉइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर के पास चली जाएगी। अगर पैसा वापस नहीं करते तो सेल क्या हो जाएगी, वैलिड, और वो उसका ओनर हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था एक एनामोलस मॉर्गेज। एनामोलस मॉर्गेज में प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी को दे दी जाती है और उससे कहा जाता है इसमें से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है उससे आप पैसे क्या कर लो, रिकवर। फिर एक होते हैं, इसे बोलते हैं यूसुफ्रक्चुअरी। फिर एक होता है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉर्गेज, सिंपल प्लस कंडीशनल सेल। उसी के साथ साथ एक होता है सब मॉर्गेज। जब भी कभी मॉर्गेजी फिर से मॉर्गेज क्रिएट कर लेता है और वो मॉर्गेजर बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब मॉर्गेज। प्यूजनी मॉर्गेज, एक ही प्रॉपर्टी को ड्यूअल टाइम अगर आप मॉर्गेज क्रिएट करते हो तो सेकंड रैंक वाला जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्यूजनी मॉर्गेज। राइट ऑफ रिडम्पशन की बात करें तो ये आपका अधिकार होता है कि एक ड्यू डेट पे आप पैसे वापस करके अपनी प्रॉपर्टी को वापस परचेज करोगे, रिवर्ट बैक लोगे। इस राइट को अगर कभी भी मॉर्गेज डीड में लिखकर आपसे अलग किया जाता है तो वो जो पॉइंट होगा जिससे आपको अलग किया जाएगा, इनएलिजिबल किया जाएगा, वो पॉइंट ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड, और डीड क्या हो जाएगी, वैलिड। पार्शियल रिडम्पशन भी हो सकता है अगर आपकी एक ही डीड से दो प्रॉपर्टी है और ड्यू डेट हो चुकी है तो आप वो पैसा देकर अपनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, इसे बोलते हैं पार्शियल रिडम्पशन। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर जो था जिसका हमने फास्ट ट्रैक ब्रशअप किया, रिवाइज किया और हमारा रिवीजन